हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग अटलांटा इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे इनका बिजनेस मॉडल। देन हम इनका रिजल्ट देखेंगे, जो अभी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनका 9 मंथ का जो रिजल्ट था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद हम इनका कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में हम इनका कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूएशन। एंड देन हम उसमें ये ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लायक है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इनका बिजनेस मॉडल देखते हैं। तो अटलांटा इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एक्चुअली ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करती है और इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में सप्लाई करती है। और ये हर तरीके का, मतलब लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर से लेकर के हायर वोल्टेज ट्रांसफार्मर, हर तरीके के ट्रांसफार्मर ये मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड अगर आप देखें तो वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में इनके ट्रांसफार्मर्स यूज होते हैं। जैसे जो पावर सेक्टर है, जो कि अपनी नॉर्मल हम जो बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग्स है, या जो हमारे फ्लैट्स हैं, या जो इंडस्ट्रीज हैं, या जो आपके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, या ऑफिसेज हैं, इन सब में जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो उसमें जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वहाँ भी यूज होता है। एंड इसके अलावा इनके बनाए हुए ट्रांसफार्मर्स जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन वाला सेगमेंट हो, हाइड्रोजन एनर्जी वाला सेगमेंट हो, ग्रीन एनर्जी वाला सेगमेंट हो, रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेगमेंट हो, इन सब में इनके ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। इसके अलावा ये ऑटो ट्रांसफार्मर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर भी मैन्युफैक्चर करते हैं, जो फर्नेस ट्रांसफार्मर होता है वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर तो ये मैन्युफैक्चर करते ही हैं। एंड इसके अलावा जो जनरेटर ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा जो स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए स्पेसिफाइड तरीके से बनाते हैं ये लोग, क्योंकि उनके स्पेसिफाइड उनका यूज होता है, तो वो सारे तरीके के ट्रांसफार्मर ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और दोस्तों, वैसे भी अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया में आज के समय में हमारी जो पावर की डिमांड है, वो हमारे इंडिया में जितनी भी कंपनियां हैं, वो जो ट्रांसफार्मर और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां हैं, वो हमारे कंट्री के पूरे पावर डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही हैं। एंड इसी के लिए आप देखेंगे कि जितने भी ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वो सब की सब कैपेक्स कर रही हैं, सबके सब अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं। कोई 2 गुना कर रहा है, कोई 3 गुना कर रहा है, कोई 4 गुना कर रहा है, ताकि जो फ्यूचर में भी जो पावर की डिमांड है वो बढ़ने वाली है हमारे इंडिया में, क्योंकि नई नई इंडस्ट्रीज आ रही है। आप देखिए, डाटा सेंटर हमारे कंट्रीज में बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रहा है, और डाटा सेंटर ऐसी इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, तो पावर की रिक्वायरमेंट डाटा सेंटर इंडस्ट्रीज को है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाले जो चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके डेवलपमेंट में पावर की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। एंड इसके अलावा आप देखिए कि जो सोलर एनर्जी वाला डिवीजन है, उसमें ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो जितने फ्यूचर के सनराइज इंडस्ट्रीज हैं, उनमें पावर की रिक्वायरमेंट है, और सारा का सारा पावर ट्रांसमिशन के लिए आपको ट्रांसफार्मर तो लगेगा ही लगेगा, उसके बिना आप कहीं भी ट्रांसमिशन कर नहीं पाएंगे। एंड इसके अलावा गवर्नमेंट भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रही है। जैसे देखिए, इंडिया में जितना भी रूरल एरिया है, उस सबका इलेक्ट्रिफिकेशन गवर्नमेंट कर रही है, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी आपको ट्रांसफार्मर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पावर स्टेशन से लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए बिना ट्रांसफार्मर के आप नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर का बेसिकली एक्चुअल जो फंक्शन है, होता क्या है वो दोस्तों, करता क्या है, जो पावर स्टेशन है वहां से अगर डायरेक्ट आपके घरों तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी जाए, तो आपके घरों में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, सारे के सारे पावर की ओवर सप्लाई की वजह से जल जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो ट्रांसफार्मर करता क्या है, इस चीज को मैनेज करता है। ये जो पावर का जो ट्रांसमिशन है, इसकी जो कैपेसिटी है, कितने स्ट्रेंथ की पावर को, कितने वोल्टेज की पावर को आपके घर में सप्लाई करना है, वो मैनेज करता है। उसकी फ्रिक्वेंसी को मैनेज करता है, उसकी स्ट्रेंथ को मैनेज करता है, उसके वोल्टेज को मैनेज करता है, जिसकी वजह से हम और आप इजीली पावर सप्लाई का यूज कर पाते हैं। और दोस्तों, अगर आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखें तो इनके पास टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें से 4 गुजरात में है और 1 कर्नाटका में है। तो जो ये इनके पास पुरानी जो एक गुजरात में इन्होंने अभी एक नया प्लांट इन्होंने डाला है, जो अभी ऑपरेशनलाइज जो Q4 से हो जाएगा। और जो इनके पुराने ओल्ड वाले जो 4 प्लांट है, जिसमें 3 गुजरात में है और 1 कर्नाटका में है, वो चारों रनिंग है। और वहाँ पर भी इन्होंने कुछ कैपेक्स किया है, जो इनके एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो रनिंग प्लांट थे वहाँ पर, और इन्होंने पिछले 18 महीनों में अपनी जो कैपेसिटी है उसको लगभग 4 गुना कर लिया है। और दोस्तों, इनका जो रिसेंटली रिजल्ट आया है, उसको अगर आप देखें तो इनका जो रेवेन्यू है वो 80% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और जो इनका इबिटा है वो तो और भी जबरदस्त रूप से ग्रो हुआ है, 120% से ग्रो हुआ है। और अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो 95% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और इनका अगर आप ऑर्डर बुक देखते हैं तो वो ऑल टाइम हाई पर है, लगभग 2451 करोड़, मतलब 2451 करोड़ का ऑर्डर इनके पास, इनके ऑर्डर बुक में पेंडिंग है, जिसको कि इनको अगले 1 से 1.5 साल के अंदर कंप्लीट करना है।
और उसमें भी इनको इनको जो मोस्ट ऑफ ऑर्डर अभी नए वाले जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसमें आप देखें कि जो इनके हाई मार्जिन वाले सेगमेंट है वो ऑर्डर मिल रहे हैं, मीन्स जो हाई कैपेसिटी के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें इनका मार्जिन भी हायर होता है। तो वो होता है आपका 400 केवीए से ऊपर के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट होते हैं। तो 400 केवीए से ऊपर के ट्रांसफार्मर का ऑर्डर्स इनके पास ज़्यादा, इनको नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। पुराने जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं उनके तो लो केवीए वाले ऑर्डर्स हैं, लेकिन उसमें भी इनका मार्जिन ठीक ठाक है। और दोस्तों इंडिया में अगर आप देखें कि जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जितनी डिमांड है उतना हम सप्लाई नहीं कर पा रहे इलेक्ट्रिसिटी, और जो नए पावर कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज है वो भी इंडिया में धीरे धीरे शिफ्ट हो रही हैं। तो अगर आप देखें कि इसलिए सारी की सारी कंपनियां अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही हैं ताकि जो आने वाले समय में जो इंडिया की पावर डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। तो इन्होंने भी पिछले 18 मंथ में अपनी कैपेसिटी को बढ़ा करके 4 गुना कर लिया है, और ये फर्स्ट क्वार्टर है जिसमें इनका फुल फेज आफ्टर एक्सपेंशन फुल फेज रिजल्ट इन्होंने शो किया है, जिसमें 80% की ग्रोथ आप देख रहे हैं। और अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड इनका देखें तो दोस्तों ये लगभग 80, 90, 100% के रेट से पिछले कई क्वार्टर से लगातार ग्रोथ किए जा रहे हैं, और एक्सपेक्टेड है जिस हिसाब से इन्होंने अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है आगे भी ये लगभग आप देखेंगे कि 80, 90 या 100% के रेट से कंटिन्यूसली आगे आने वाले 3 से 4 सालों तक ग्रो करते रहेंगे। वैसे मैनेजमेंट अपने गाइडेंस में बता रहा है कि ये 50% के रेट से ग्रो करेंगे, 40-50% के रेट से ग्रो करेंगे, लेकिन जैसा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है ये इससे ज़्यादा ही रेट से ग्रो करेंगे। और दोस्तों इनका जो रिजल्ट अभी आया है, जो रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने शो किया है, उसमें अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा इनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो पावर ट्रांसफार्मर्स होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए जो हाउस होल्ड घरों के लिए जो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं उनसे सबसे ज़्यादा इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। लगभग 82% रेवेन्यू इनको पावर ट्रांसफार्मर से कंट्रीब्यूट होता है। इसके बाद आप अगर देखें कि लगभग 5% रेवेन्यू इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर से इनको कंट्रीब्यूट होता है, एंड इसके अलावा लगभग 5% रेवेन्यू आप देखें कि अदर्स वाले सेगमेंट से भी आता है, और 7% रेवेन्यू ऑलमोस्ट इनका जो है ऑटो ट्रांसफार्मर वाले सेगमेंट से इनको कंट्रीब्यूट होता है। और दोस्तों अगर हम इनके रिजल्ट को डिटेल में डिस्कस करें तो इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्वार्टर 3 वर्सेस क्वार्टर 3 अगर आप देखते हैं तो लगभग 80% से ग्रो हुआ है, और अगर आप इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को 9 मंथ बेसिस पर देखें तो लगभग 33% से ग्रो हुआ है। और अगर आप दोस्तों इनके ग्रॉस प्रॉफिट को देखें तो वो लगभग 111% से ग्रो हुआ है क्वार्टर 3 वर्सेस क्वार्टर 3, और 9 मंथ वर्सेस देखेंगे तो लगभग 53% से ग्रो हुआ है। और अगर आप इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट का जो मार्जिन है उसको देखें तो लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 में 27% इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था, जो कि अभी बढ़कर के 32% हो चुका है ऑलमोस्ट। और दोस्तों अगर आप इनका इबिट्टा देखते हैं तो इनके इबिट्टा में आपको लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 वर्सेस दिस ईयर के क्वार्टर 3 लगभग 120% की ग्रोथ आपको दिखाई देगी। और अगर आप इसको 9 मंथ बेसिस पर देखेंगे तो लास्ट ईयर के 9 मंथ में इस 9 मंथ से इस ईयर के 9 मंथ में लगभग 56% की ग्रोथ है इबिट्टा में। और अगर आप इनका इबिट्टा मार्जिन देखें दोस्तों तो लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 में 15.8% हुआ करता था, जो अभी बढ़कर के 19.4% हो चुका है। और दोस्तों अगर आप इनका इबिट्टा देखें दोस्तों, सॉरी इबिट परसेंटेज देखें तो लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 में 15.2% हुआ करता था, जो अभी बढ़कर के 17.4% हो चुका है। और दोस्तों अगर आप इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो लगभग उसमें 130% की ग्रोथ आपको दिखाई देगी लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में, और 9 मंथ बेसिस पर देखेंगे तो लगभग 45% की ग्रोथ आपको दिखाई देगी। और दोस्तों अगर आप इनकी प्रॉफिटेबिलिटी का जो परसेंटेज है उसको देखें तो लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 में 10.8% इनका पीबीटी मार्जिन हुआ करता था, जो भी बढ़कर के लगभग 13.7% हो चुका है। तो शानदार ग्रोथ आपको यहाँ भी दिखाई देगी। और दोस्तों अगर हम इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में दिस ईयर के क्वार्टर 3 में 95% से ग्रो हुआ है। और अगर आप इसको लास्ट ईयर के 9 मंथ से कंपेयर करें तो दिस ईयर के 9 मंथ में लगभग 35% से ये ग्रो हुआ है। और अगर आप इनका पैट मार्जिन देखते हैं दोस्तों तो उसमें भी आपको जबरदस्त ग्रोथ दिखाई देगी। लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 में इनका पैट मार्जिन 8.5% हुआ करता था, जो कि इस साल के क्वार्टर 3 में बढ़कर के 9.2% हो चुका है। और दोस्तों कंपनी को एट ए ग्लांस अगर आप देखें तो 30 साल पुरानी कंपनी है ये, और इंडिया के 19 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में अपने प्रोडक्ट को ये सेल करती है। इन्होंने कंपनी का एक्विजिशन बीटीडब्ल्यू नाम से एक कंपनी थी जिसका एक्विजिशन इन्होंने अप्रैल 2025 में कंप्लीट किया है। और अगर आप इनकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखें तो 63,060 मेगा वोल्ट एम्पियर की इनकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। एंड अगर आप इनके प्लांट देखें तो जैसा हमने डिस्कस किया 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इनके पास, एंड इनके पास ऑर्डर बुक लगभग 2,451 करोड़ का ऑर्डर बुक है। इनके पास 7 एनएबीएल एक्रेडिटेड ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लैब्स भी हैं जिसमें ये अपने ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करते हैं, देन अपने क्लाइंट को सप्लाई करते हैं।
एंड इसके अलावा ये देखिए इंडिया की लगभग लीडिंग पावर ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसका आरओसी लगभग देखें आप तो 40% के आसपास है। एंड अगर आप इनका प्रोडक्ट रेंज देखें दोस्तों, तो 5 मेगा वोल्ट एम्पियर के ट्रांसफार्मर भी बनाते हैं, 11 किलो वोल्ट के एम्पियर के ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करते हैं। और अगर आप देखें तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम कैपेसिटी है 5 मेगा वोल्ट एम्पियर से लेकर के 500 मेगा वोल्ट एम्पियर तक के ट्रांसफार्मर ये मैन्युफैक्चर करते हैं। मीन्स मतलब एकदम छोटे लेवल के लो कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर से ये शुरू करते हैं, और जो इंडिया में सबसे हाई कैपेसिटी का सबसे बड़े ट्रांसफार्मर्स यूज किए जाते हैं, वो ट्रांसफार्मर भी ये बनाते हैं। और अगर आप देखें तो इनके पास इंडिया के कई सारे ऐसे जो प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स हैं वो हैं, जैसे कि अडानी रिन्यूएबल एनर्जी इनका क्लाइंट है, अडानी ग्रीन भी इनका क्लाइंट है, O2 पावर इनका क्लाइंट है, गुजरात स्टेट जो ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन है, जो गुजरात का बिजली विभाग है, वो भी इनका क्लाइंट है। इसके अलावा टाटा पावर इनका क्लाइंट है, साइमा पावर इनका क्लाइंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनके पास क्लाइंट्स हैं। और दोस्तों अगर आप कंपनी की जर्नी देखें तो कंपनी 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी, एंड इसके बाद ये धीरे धीरे अपना नए नए प्लांट्स लगाते गए, एंड अपना जो कैपेसिटी एक्सपेंशन करते गए, और आज के समय में इनके टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो चुके हैं, और 2025 में कंपनी की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुई है। तो दोस्तों ये था इनका बिजनेस मॉडल। अब थोड़ा सा हम इनके कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट ने अपने ओपनिंग रिमार्क में कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया कि जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट इन्होंने अभी शो किया है, ये क्वार्टर 3 इनके लिए एक नया ग्रोथ का एक नया चैप्टर लेकर के आया है, क्योंकि इनकी जो नई कैपेसिटी जो इन्होंने 4 गुना कैपेसिटी अपनी कर ली है पिछले 18 मंथ में, उसका पहला फुल फ्लेज्ड रिजल्ट इन्होंने अभी शो किया है, और आगे आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में ये इसी तरीके की ग्रोथ दिखाते रहेंगे। पहले दोस्तों इनकी जो कैपेसिटी थी लगभग 16,000 एमबीए की कैपेसिटी थी, जो अभी बढ़कर के लगभग 63,000 एमबीए हो गई, मीन्स ऑलमोस्ट 4x कैपेसिटी हो गई है। एंड इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि हम प्योर प्ले ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और हम पिछले 30 सालों से जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। और अब तक हम लगभग 4,700 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर इंडिया में 19 अलग अलग स्टेट्स में एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में सप्लाई कर चुके हैं। और इनके पास टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स अगर देखें तो 250 से ज़्यादा, मीन्स 250 से ज़्यादा क्लाइंट्स इनके पास है करेंटली। और अगर दोस्तों इंडिया में आप देखें तो इंडिया में जो पावर की जो डिमांड है वो ड्रेस्टिकली बहुत तेजी के साथ डिमांड बढ़ती जा रही है, और एक्सपेक्टेड है कि इंडिया में जो पावर की डिमांड है वो लगभग 7% के CAGR से आगे बढ़ती रहेगी। एंड पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पावर का चेंज हो रहा है, ट्रांसमिशन का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जो पावर प्लांट है पुराने जो टेक्नोलॉजी के जो ट्रांसफार्मर थे उनको चेंज करके न्यू टेक्नोलॉजी के एडवांस ट्रांसफार्मर वो इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके अलावा जो न्यू इंडस्ट्रीज है उनमें भी एडवांस्ड एंड हाई कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, और इनका जो नई फैसिलिटी जो इन्होंने सेटअप की है उसमें ये हाई क्वालिटी एंड हाई कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर ही मैन्युफैक्चर करेंगे, क्योंकि उन ट्रांसफार्मर की डिमांड भी ज़्यादा है, एंड उन ट्रांसफार्मर में इनका मार्जिन भी इनको अच्छा खासा मिलता है। एंड इसके अलावा गवर्नमेंट से भी इस सेगमेंट को काफी पुश मिल रहा है। गवर्नमेंट अभी एक प्रोजेक्ट लेकर के आई जिसमें 2032 तक इंडिया में 9.6 ट्रिलियन रुपीज का जो ट्रांसमिशन लाइन का कैपेक्स गवर्नमेंट करेगी। जो इलेक्ट्रिफिकेशन का कैपेक्स गवर्नमेंट कर रही है 9.6 ट्रिलियन रुपीज का, उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट वायर एंड केबल कंपनियों को होगा, एंड जो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको होगा। और इंडिया की लीडिंग ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है अटलांटा इलेक्ट्रिक, इसलिए इनको भी अच्छा खासा बेनिफिट होगा। और आज के समय में अगर आप दोस्तों देखें तो जो हायर ट्रांसमिशन सेगमेंट है वो मतलब हायर वोल्टेज के ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन है अभी अगर आप एक जगह पावर हाउस सेटअप कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेशन पॉइंट अगर एक जगह आप सेटअप कर लेते हैं, और उसके बाद अगर आपको दूर दूर के गाँव तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है तो आपको लंबी लाइन के वायर्स चाहिए, लंबी दूरी के वायर्स चाहिए, केबल्स चाहिए। एंड जब आप लंबी दूरी तक के केबल्स एंड वायर्स लेते हैं तो आप में इसमें जो इलेक्ट्रिक डीके होता है, मीन्स बिजली जो आपको ट्रांसमिशन करने के दौरान जो लॉस होता है, इलेक्ट्रिक का जो लॉस होता है वो काफी ज्यादा होता है। इसको बचाने के लिए आपको अलग अलग लोकेशन पर आपको ट्रांसफार्मर्स को सेटअप करना पड़ेगा, ताकि जो इलेक्ट्रिक का जो लॉस हो रहा है, लाइन लॉस हो रहा है, वो आप बचा सकें, वो आप मिनिमाइज कर सकें। बचा तो नहीं सकते लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं, तो वो आप मिनिमाइज कर सकें। तो लंबी दूरी के जो लाइन्स है उनके लिए स्पेसिफिक ट्रांसफार्मर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं।
और उस ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग का जो एरिया है दोस्तों, उसमें अगर आप देखें तो उसमें हाई एंट्री बैरियर है। मीन्स उसमें पहले आपको वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो छोटे 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 जो प्लेयर्स है वो तो करते नहीं, उसके लिए जो इंडिया के टॉप के जो बड़े प्लेयर्स है, बड़े बड़े ग्रुप्स है, वो सारे लोग उस टाइप के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं। उनको वो प्रोजेक्ट मिलते भी हैं क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है, छोटे प्लेयर्स की कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती कि उन प्रोजेक्ट्स को ले सके और एग्जीक्यूट कर सके। तो जो ये बड़े प्लेयर्स हैं, ये अपने साथ जो पुराने क्लाइंट्स होते हैं, जिनके साथ वो ऑलरेडी काम कर चुके होते हैं, जिनके साथ उनका एक ट्रस्ट का रिलेशन होता है, लंबा रिलेशन होता है, उन्हीं को ऑर्डर देना वो लोग प्रेफर करते हैं। और अटलांटा पिछले 30 सालों से इस सेगमेंट में काम कर रहा है और उनका अडानी ग्रुप के साथ अच्छा खासा रिलेशनशिप है, टाटा ग्रुप के साथ पुराना रिलेशनशिप है। तो इन दोनों और ये दोनों ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको इंडिया के बहुत पावर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनको मिलते हैं। तो इनके साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होने से इनको भी ट्रांसफार्मर के अच्छे खासे ऑर्डर इन दोनों ही बड़े बड़े जायंट ग्रुपों से मिल रहे हैं। एंड अगर आप देखें तो जो नए प्लेयर्स है वो अगर टाटा और अडानी के साथ आज कोलाबोरेशन करना भी चाहे, टाई अप करना भी चाहें, तो इसमें एक लंबा टाइम पीरियड लगता है। क्यों? क्योंकि टाटा या अडानी पहले आपका ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज के अगर ट्रांसफार्मर ले रहा है तो पहले वो आपका लेगा और उसमें उनका टेस्टिंग पीरियड ही 3 से 4 साल का होता है। मीन्स ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी है, ट्रांसफार्मर के का जो कैपेबिलिटी है, उसको मेजर करने में उनको 3 से 4 साल लगते हैं, क्योंकि किसी एक एरिया में पहले उसको इंस्टॉल करते हैं, उसका परफॉर्मेंस देखते हैं, चेक करते हैं। 3 4 सालों तक अगर वो अच्छे ढंग से परफॉर्म करता है, देन फिर उनको ट्रस्ट होता है और वो नए ऑर्डर देते हैं। तो जो नए प्लेयर्स हैं उनके साथ 3 4 साल उनको लग जाएंगे इन ग्रुपों के साथ अपने नए रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में। इससे बेटर ये होता है कि जो टाटा और अडानी जैसे बड़े ग्रुप है वो अपने स्टैब्लिश प्लेयर, जिनके साथ वो पिछले 25 30 सालों से काम कर रहे हैं, उनको ही ऑर्डर देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके ऊपर ट्रस्टेड हैं। एंड इसके अलावा जो न्यू सेगमेंट है, चाहे डाटा सेंटर वाला सेगमेंट हो, चाहे फिर ग्रीन एनर्जी वाला सेगमेंट हो, हाइड्रोजन एनर्जी वाला सेगमेंट हो, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने का जो सेगमेंट हो, या जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम होता है BESS वाला सेगमेंट, वो ये सारे सेगमेंट में अगर आप देखें तो स्पेसिफिक ट्रांसफार्मर की जरूरत है और इनमें हाई वोल्टेज कैपेसिटी के भी ट्रांसफार्मर की जरूरत है। और स्पेसिफिकली इनके ये जो नए प्लांट अपना कैपेक्स कर रहे हैं वो सारा का सारा इसी डायरेक्शन में और इसी टाइप के ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहे हैं। एंड इसके अलावा गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आई है। पहले क्या होता था कि हमारे देश में जब ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी पूरी थी नहीं, तो इलेक्ट्रिक हम पूरे कंट्री में सप्लाई नहीं कर पाते थे, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। आप लोग समझ रहे होंगे 10 15 साल पहले जो लोग थे, जो लोग 10 15 साल पुराना या 20 साल पुराना हिस्ट्री जानते हैं, जैसे मैं जानता हूँ, तो आप लोग भी समझ रहे होंगे कि कितना ज़्यादा पावर सप्लाई का प्रॉब्लम हुआ करता था उस समय। उसके पीछे रीजन यही थे कि हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट ही नहीं थे, हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी कि हम अपने पूरे रूरल एरिया को या अर्बन एरिया को सारे सब पूरा कंट्रीज को फैसिलिटेट कर सकें। लेकिन अब हमारी कंट्री में कई ऐसे मैन्युफैक्चरर आ गए हैं जो कि इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी इनको बूस्ट करने के लिए अपने जो लोकल प्लेयर्स हैं, अपने जो इंडियन प्लेयर्स हैं, उनको बूस्ट करने के लिए जो चाइनीज प्लेयर्स हैं, गवर्नमेंट ने उनको बैन किया। एक्चुअली गवर्नमेंट एक लॉ लेके आई थी अभी कि इंडिया में अगर आपको ट्रांसफार्मर बेचने हैं तो आपको अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में ही सेटअप करना पड़ेगा। और जो पुराने जो प्लेयर्स, जो पुराना जो जैसे जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री थी, जैसे कि चाइना है जो सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करता है वर्ल्ड में, एंड USA है, या जो यूरोपियन कंट्रीज है, उन्होंने इंडिया में पहले अपने प्लांट इसलिए सेटअप नहीं किए थे क्योंकि इंडिया में उनको उतना मार्जिन नहीं दिखाई देता था, उनको उतना प्रॉफिट नहीं दिखाई देता था। भले रिक्वायरमेंट तो थी इंडिया में, नीड तो थी, लेकिन उन्होंने अपने प्लांट ऐसे लोकेशंस में, ऐसी कंट्री में सेटअप किए थे जहां पर उनको मार्जिन ज़्यादा मिलता था। तो इसलिए इंडिया में उनके प्लांट नहीं थे। और गवर्नमेंट ये रूल लेके आ गई, तो जो ये वो लोग क्या करते थे, अलग अलग कंट्रीज से ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करते थे और इंडिया में वहां से एक्सपोर्ट करते थे, और इंडिया में वो इम्पोर्ट होता था और हम इंडियंस उसको यूज करते थे। लेकिन गवर्नमेंट जब से लॉ लेके आई है कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इंडिया में नहीं है तो आप इंडिया में अपना ट्रांसफार्मर बेच नहीं सकते हैं। तो ये सारे कंपनियां अभी इनका अगर आप देखें तो किसी भी कंट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में नहीं, एक्सेप्ट चाइना का एक प्लेयर है, चाइना की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो इंडिया में है। और वो जब से वो भी क्या करते थे पहले कि वो चाइना से सारे पार्ट्स मंगाते थे, यहाँ असेंबल करते थे और इंडिया में सेल करते थे। तो उन्होंने भी क्या किया है कि जब से उनको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया है, तब से वो क्या कर रहे हैं कि जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उस सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अदर कंट्रीज में भी काफ़ी डिमांड है। यूरोपियन कंट्रीज में देख लें, आप US में देख लें, अफ्रीकन कंट्रीज में देख लें, तो इन सारी या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज में काफ़ी हायर डिमांड है ट्रांसफार्मर्स की। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ से इंडिया से बना करके उन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड उनके पास भी अच्छा खासा ऑर्डर बुक है। और जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनके पास इतना स्ट्रांग ऑर्डर बुक इंडिया के मार्केट से ही है कि उनमें से बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी एक्सपोर्ट को नहीं देख रहे हैं। जैसे अटलांटा इलेक्ट्रिकल भी अभी एक्सपोर्ट वाले बिजनेस में बहुत कम है। अभी इनका एक्सपोर्ट, अभी इन्होंने लास्ट Q2 में इन्होंने एक ऑर्डर लिया था एक्सपोर्ट का और उसको एग्जीक्यूट इन्होंने सक्सेसफुली कर दिया है। और मैनेजमेंट इनका ये बोल रहा है कि अभी इंडिया की रिक्वायरमेंट को ही हम पूरा नहीं कर पा रहे और हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, तो हम पहले इंडिया की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, देन हम एक्सपोर्ट को देखेंगे। और अभी आप देखें तो इन्होंने ये भी बताया कि हमारी एक
मैनेजमेंट की हमारी एक टीम है जो अलग-अलग कंट्री में, अलग-अलग लोकेशंस में लोगों से या जो अलग-अलग प्लेयर्स हैं उनके साथ इंटरैक्ट कर रही है, उनके साथ एक्सपोर्ट के बारे में डिस्कस कर रही है और इनके पास कई सारी कंट्री से एक्सपोर्ट की इंक्वायरी आ रही है जिनके साथ इनका डिस्कशन चल रहा है और इन फ्यूचर ये अपने एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट को भी ग्रो करेंगे। एंड इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया, आपने कुछ ऑर्डर्स के बारे में बताया कि इनको लगभग 298 करोड़ का ऑर्डर मिला है गेटको से, गुजरात इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन कंपनी से, गुजरात की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इनको 298 करोड़, लगभग 300 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो कि 25 हाई कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर्स के लिए है और इनको अगले 8 से 9 मंथ के अंदर इनको गुजरात गवर्नमेंट को देना है। मतलब हर क्वार्टर में 4 से 5 ट्रांसफार्मर ये उनको बना के, मतलब 5 से 6 ट्रांसफार्मर ये बना के हर क्वार्टर में गुजरात गवर्नमेंट को देंगे। एंड इसके अलावा इनको अडानी ग्रीन से लगभग 134 करोड़ के ट्रांसफार्मर्स के ऑर्डर्स मिले हुए हैं। इसके अलावा 184 करोड़ के ऑर्डर्स इनके पास एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के ट्रांसफार्मर के हैं जो बीएनसी पावर प्रोजेक्ट से इनको मिला हुआ है। एंड 116 करोड़ के ऑर्डर्स इनको अलग अलग सोलर कंपनियों से मिले हुए हैं, तो जिनको ये कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि हमारा जो क्वार्टर 3 था वो फर्स्ट फुल क्वार्टर था आफ्टर एक्सपेंशन, और जो हमारी वडोल वाली फैसिलिटी, वडोल गुजरात में एक जगह का नाम है, तो वडोल वाली जो फैसिलिटी थी वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है जुलाई में, और वो जो फैसिलिटी है वहां पर केवल हाई वोल्टेज के ट्रांसफार्मर हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जो जिसकी रेंज अगर आप देखें तो 400 केवी से लेकर के 765 केवी की होती है। एंड इन्होंने क्वार्टर 3 में 3 नए NABL सर्टिफाइड लैब सेटअप किए हैं और इनके पास टोटल नंबर ऑफ NABL सर्टिफाइड लैब्स हो गए 7, जिसमें अपने प्रोडक्ट की चेकिंग करते हैं, क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं, देन अपने क्लाइंट को सप्लाई करते हैं। आगे इन्होंने ये बताया कि हमारा जो एक्सपेंशन फेज था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और अब हमारा जो मैनेजमेंट का जो फोकस है वो अपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर, अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाना चाहते हैं ताकि इंडिया में जो बढ़ती हुई डिमांड है पावर की उसको ये पूरा कर सकें। एंड जब ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा तो इससे इनको क्या बेनिफिट होगा कि इनको ऑपरेटिंग लीवरेज मिलेगा, और अगर इनको जब ऑपरेटिंग लीवरेज मिलेगा तो इनका मार्जिन भी इंप्रूव होगा। और दोस्तों, लोगों के दिमाग में एक मिथ हुआ करता था कि जो चाइनीज ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी प्राइसिंग इंडियन ट्रांसफार्मर से कम होती है, तो उन्होंने उसके बारे में भी जवाब दिया कि ऐसा नहीं है कि चाइनीज ट्रांसफार्मर की कीमत हमारे प्रोडक्ट से कम है। अगर आप हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग देखें और चाइनीज प्रोडक्ट की प्राइसिंग देखें तो ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव है, ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग है, तो चाइनीज हमसे सस्ता ट्रांसफार्मर नहीं सेल कर रहे हैं। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया था कि अगर जो कमोडिटी एक्चुअली ट्रांसफार्मर में जो बेसिकली अगर आप देखें तो कॉपर और एल्यूमिनियम का काफी ज्यादा यूज होता है और ये सारे के सारे और ये दोनों ही कमोडिटी प्रोडक्ट होते हैं, तो कमोडिटी प्रोडक्ट के जो प्राइसेज हाइक हो रहे हैं उससे आपके मार्जिन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैनेजमेंट ने बोला कि देखिए, हमारा कमोडिटी के प्राइसेज हाइक होने से, बढ़ने से हमारे मार्जिन के ऊपर किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि हम जो है जो हम हाई वोल्टेज के जो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें हम सारी की सारी प्राइसिंग अपने कंज्यूमर को पास कर देते हैं, मीन्स अपने क्लाइंट्स को उसी प्राइसिंग में सेल करते हैं जिस प्राइसिंग में हमको परचेज करना पड़ता है कमोडिटी। तो उसमें हमारा मार्जिन के ऊपर किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। और दूसरा, जो लो वोल्टेज के ट्रांसफार्मर है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही हमको लो वोल्टेज के ट्रांसफार्मर के ऑर्डर हम मार्केट से लेते हैं, उठाते हैं, वैसे ही हम उसी प्राइस पर जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसको परचेज कर लेते हैं। तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि हमारा जो मार्जिन है बीच का वो सेफ रहता है और हम अपने क्लाइंट को टाइमली प्रोडक्ट डिलीवर कर पाते हैं। और दोस्तों, इनका जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है इसमें इन्होंने अपना रेवेन्यू बाइफरकेशन भी दिया है कि जो लगभग 45% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनका इनके 220 केवीए वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनसे मिला है, एंड लगभग 19% कंट्रीब्यूशन लगभग 132 केवी के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनका है। एंड इसके बाद अगर आप 66 केवी के ट्रांसफार्मर देखें तो उनसे लगभग 32% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इनका एक पावर ग्रिड के साथ डिस्कशन चल रहा था, पावर ग्रिड के कुछ ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो उसका अप्रूवल का स्टेटस उन्होंने बताया कि जो इनकी वलोड वाली फैसिलिटी है उसका असेसमेंट डेट आ चुका है। अब तो पावर ग्रिड के साथ नेक्स्ट मंथ में वो पावर ग्रिड की टीम आएगी एंड उसका असेसमेंट करेगी। तो एंड इसके बाद उसका अप्रूवल कब तक मिलेगा वो डिसाइड होगा। और इनके जो पुराने 4 प्लांट हैं उन पुराने चारों प्लांट का अप्रूवल ऑलमोस्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और वो सारे के सारे प्लांट इनके पावर ग्रिड के ट्रांसफार्मर के ऑर्डर्स वहां से ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया था वो प्राइसिंग प्रेशर को लेकर के पूछा गया था कि इंडिया में जितने भी डोमेस्टिक प्लेयर हैं, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर हैं, वो सारे के सारे ही एक्सपेंशन कर रहे हैं, सभी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इससे इनके प्राइसिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और इनको जो नए ऑर्डर्स मिलते हैं उसके ऊपर किस तरीके का इंपैक्ट पड़ेगा। तो मैनेजमेंट ने बोला कि देखिए, हमको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में जितनी डिमांड है वो सारे के सारे लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के बाद भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे इंडिया में अगले 3 से 4 सालों तक जितना भी कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रपोज्ड है, जो अलग अलग प्लेयर्स हैं उनका, वो सारे के सारे कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के बाद भी हम डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगले 4 सालों तक किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हमको नहीं दिखाई देता। हाँ, 4 सालों के बाद हम इसको एक गो थ्रू करेंगे, दोबारा गो थ्रू करेंगे, देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, देन हम उसके बाद उस समय के टाइम के अकॉर्डिंग फिर हम
हम आपको गाइडेंस देंगे। और दोस्तों इनका जो फिफ्थ प्लांट है जो अंखी में है, वडोदरा में, गुजरात में, उसके बारे में इन्होंने बोला था, उसके बारे में इन्होंने बताया कि वहां से Q4 में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड इस यूनिट की जो कैपेसिटी, इस यूनिट में जो ये ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करेंगे उनकी जो कैपेसिटी है 765 केवी, मीन्स हायर रेंज के, जो हायर मॉडल के जो ट्रांसफार्मर है, हाई कैपेसिटी वाले ट्रांसफार्मर वहां से मैन्युफैक्चर करेंगे। और वहाँ की अगर अगर करंट कैपेसिटी आप देखें तो लगभग 15,000 मेगावोल्ट एम्पियर की कैपेसिटी है, जो कि 3 गुना तक बढ़ाई जा सकती है। तो अभी तो ये 15,000 एमबीए की कैपेसिटी पर ही रन कर रहे हैं उस प्लांट को, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में अगर इंडिया में रिक्वायरमेंट बढ़ती है, इनको मार्केट में रिक्वायरमेंट, इनको डिमांड दिखाई देती है, तो ये अपनी कैपेसिटी को उस प्लांट में 3 गुना भी बढ़ा सकते हैं आगे चल करके। और एक्सपोर्ट के बारे में इन्होंने ये बताया कि प्राइमरी जो हमारा फोकस है डोमेस्टिक है, हमको डोमेस्टिक में ह्यूज ऑर्डर्स मिल रहे हैं। एंड Q2 जैसा हमने डिस्कस किया, Q2 में इन्होंने एक ऑर्डर एक्सपोर्ट का पूरा किया था, और इनकी जो डेलीगेशन टीम है वो अलग अलग कंट्रीज के टच में है, ताकि उनसे नए एक्सपोर्ट के ऑर्डर ले सके, और जब इनकी कैपेसिटी फुल फेज रन हो जाएगी तो एक्सपोर्ट के ऑर्डर को भी ये फुलफिल करना शुरू कर देंगे। एंड इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए एक नया प्लांट सेटअप करेंगे FY27 में। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब जो इनके ट्रांसफार्मर में जो कंपोनेंट लगते हैं उनको ये इन हाउस बनाएंगे। अभी ये अलग अलग प्लेयर्स उनको परचेज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और इसके बाद उसको सेल करते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट उनके अपने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करेंगे, उसके लिए एक नया प्लांट सेटअप करेंगे जो 2027 में शुरू करेंगे। एंड इसके बाद 2026-27 मतलब FY27 में 2026 में शुरू कर देंगे उस प्लांट को। एंड इसके बाद दोस्तों उन्होंने ये बोला था कि हाँ, इनके ऊपर कुछ लॉन्ग टर्म डेट था, जिसको इन्होंने ऑलमोस्ट सारा लॉन्ग टर्म डेट इन्होंने Q3 में पूरा कर दिया है। केवल एक 65 करोड़ का डेट इनके पास बैलेंस शीट पर पड़ा हुआ, जिसको ये Q4 में कंप्लीट कर देंगे, चुका देंगे। एंड दोस्तों अब थोड़ा सा इनके वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों लगभग FY26 तो कंप्लीट हो ही चुका है, तो FY26 का अगर आप वैल्यूएशन देखें तो लगभग 60 के आसपास के फॉरवर्डेड पी पर मिल रहे थे, तो वो तो ठीक है, ठीक ठाक वैल्यूएशन है। लेकिन हमको देखना पड़ेगा अगले साल का वैल्यूएशन FY27 का। तो FY27 के बेसिस पर अगर मैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करूं तो निकल के आता है लगभग 40 का। तो 40 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर एक ऐसी कंपनी आपको मिल रही है जिसमें मैनेजमेंट ही खुद सामने से गाइडेंस दे रहा है कि हम 40 से 50% के रेट से ग्रो करेंगे, और इनका जो रिसेंटली रिजल्ट आया है इसमें इन्होंने 80% का ग्रोथ दिखाया है, और पिछले 2-3 क्वार्टर से अगर आप इनको ट्रैक करें तो ये 80-90% के रेट से कंटिन्यूसली ग्रो करते जा रहे हैं। तो मुझे तो एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी सही वैल्यूएशन पर, काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन पर कंपनी करंटली अवेलेबल है, क्योंकि एक 80-90% के रेट से ग्रो करने वाली कंपनी आपको 40 के पी पर मिल रही है, तो काफ़ी सस्ती मिल रही है। मैं ऐसा मानता हूँ, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका अपना होगा। और अगर 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पर इनका प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो भी हम कैलकुलेट करें दोस्तों, तो लगभग 0.5, 0.6, 0.7 के आसपास निकल के आता है, जो कि ठीक ठाक वैल्यूएशन है, अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी अवेलेबल है। और तो दोस्तों आपको अगर इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग अपनी जो क्वेरी है उनको कमेंट बॉक्स में डालें। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई कंपनी के एनालिसिस के साथ। थैंक यू।